डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने पारगम्यता के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि पारगम्यता क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, डार्सी का नियम क्या है, पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और पारगम्यता को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। पारगम्यता का एक प्रभाव होता है। पारगम्यता के कारण जल हमारे पोरस मीडिया से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। इस तरह से जो जल एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, इसे रिसाव या सीपेज कहते हैं। अब हमें इस चैप्टर में सीपेज के बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सीपेज क्या होता है, सीपेज का क्या प्रभाव होता है। सीपेज के अध्ययन के लिए हम फ्लो नेट बनाएंगे या प्रवाह संजाल बनाएंगे। तो प्रवाह संजाल क्या होता है, प्रवाह संजाल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि फ्लो लाइन या प्रवाह रेखा, इक्विपोटेंशियल लाइन या समविभव रेखा, फ्लो चैनल या प्रवाह नलिका और फील्ड या क्षेत्र, ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं देखेंगे। फिर हम लाप्लास इक्वेशन और उसके एजम्पशंस के बारे में चर्चा करेंगे। हम फ्लोनेट की प्रॉपर्टीज के बारे में विस्तार से देखेंगे और फ्लोनेट के उपयोग समझेंगे, फ्लोनेट का क्या क्या उपयोग है, और इस तरह से हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को जो कि सीपेज से रिलेटेड हैं कैसे हल करते हैं। क्विकसैंड कंडीशन के बारे में समझेंगे, ये क्या होती है, कब होती है और इससे क्या बचाव किया जा सकता है। सैचुरेशन लाइन या फेरेटिक लाइन के बारे में जानेंगे और हम फेरेटिक लाइन के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में भी देखेंगे। बांधों में फेरेटिक लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी देखेंगे। इसके अलावा हम अर्दन स्ट्रक्चर की सेफ्टी, पाइपिंग जैसी प्रक्रियाएं, ब्लस्टरिंग पाइपिंग, ये क्या होती हैं और इनसे कैसे बचाव किया जाए। तो हमारे इस चैप्टर के ये उद्देश्य रहेंगे। जल का रिसाव, हम परिभाषा देखें तो मृदा में जल का रिसाव से हमारा तात्पर्य है कि किसी भी पारगम्य माध्यम में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल का प्रवाह होता है तो उसे रिसाव कहते हैं। किसी भी परमेबल मीडियम में अगर कोई फ्लो होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसे हम सीपेज कहेंगे। एनर्जी वाले पॉइंट तक होगा, हायर हेड से लोअर हेड की ओर होगा और इस तरह का प्रवाह हमेशा स्तरीय माना जाता है, यानी इस तरह का प्रवाह हमारा लेमिनार फ्लो होगा। जल रिसाव से हमारे इंजीनियरिंग संरचनाओं में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम विस्तार से देखना है। तो जो हमारी मुख्य समस्या है, जैसे हम बांध बनाते हैं या जलाशय बनाते हैं, कोई रिजर्वायर बनाते हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए, तो उस इकट्ठे किए हुए जल में से कुछ भाग रिस के बेकार चला जाता है, वो हमारे उपयोग में नहीं आ पाता है। इस कारण से हमें सीपेज की स्टडी काफी अच्छे से करनी होती है। तो पहली समस्या है बांध और जलाशयों में से होने वाला रिसाव, और इसके कारण जो हमारा कीमती जल है वो बेकार चला जाता है। मृदा रिसाव के दौरान अगर कभी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो जाता है, एक विशेष मान से ज्यादा हो जाता है, तो दलदल की स्थिति बन जाती है और उस दलदल की स्थिति में हमारी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी एडवर्सली अफेक्टेड होती है, बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होती है, हमारा स्ट्रक्चर नष्ट हो सकता है। तो ये हमारे सीपेज का प्रभाव था। इसके अलावा सीपेज का प्रभाव ढालों के स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप पे पड़ता है। उसी तरह से सीपेज का जो इफेक्ट है वो नींवों के निस्दन या हमारे फाउंडेशन के सेटलमेंट पे पड़ता है। अगर रिसाव ज्यादा हो रहा है सेटलमेंट तेजी से होगा, रिसाव धीरे धीरे हो रहा है सेटलमेंट धीरे धीरे होगा। रिसाव के कारण जो प्रेशर डेवलप होता है उस कारण से बांध या रिजर्वायर जलाशय में पाइपिंग की प्रक्रिया हो सकती है। पाइपिंग की प्रक्रिया होने से हमारे स्ट्रक्चर का निचला हिस्सा बेकार हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो ये हमारे रिसन के प्रभाव थे और इन प्रभावों से बचने के लिए
हमें इसकी डिटेल स्टडी करनी हो। मृदा में जब फ्लो होता है तो एनर्जी का लेवल कैसे होता है, अगर हम इसमें देखना चाहें तो हम इसमें देख सकते हैं। ये हमारी आधार रेखा है, डेटम लाइन है। यहां तक, ये बिंदु तक ये पोटेंशियल हेड है, ZA और ZB, और ये हमारा यहां पे प्रेशर हेड है। प्रेशर हेड यहां पे जितना था उतना ही यहां मिलना चाहिए था, लेकिन सॉइल के थ्रू फ्लो हो रहा है तो ये बहाव का विरोध करेगी, बहाव में ऑब्स्ट्रक्शन डालेगी, रुकावट डालेगी, जिससे कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानियां हो जाएंगी। वो ऊर्जा की हानि डेल्टा एच है। अगर हम जल प्रवणता की बात करें, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात करें, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेल्टा एच अपॉन एल हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर हेड इतना है, यहाँ पे प्रेशर हेड इतना है, तो यहाँ जो टोटल एनर्जी होगी वो एच ए होगी, और यहाँ पे टोटल जो एनर्जी होगी वो एच बी होगी। इन दोनों के योग के बराबर, पोटेंशियल हेड प्लस प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड प्लस प्रेशर हेड। तो इस तरह से हमारी ऊर्जाएं बदलती हैं। स्पेसिमेन की लेंथ एल मानी है और हमने ये कैलकुलेट किया है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेल्टा एच अपॉन एल हो। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो हमें ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारा एक सॉइल सैंपल है। सॉइल सैंपल में हमने 3 बिंदुओं को चुना है, ए, बी और सी। यहां पे पानी का लेवल H1 है, लंबाई L है। यहां पे प्रेशर, अगर हम यहां पे बात करें तो PA, यहां पे HPB, और ये टोटल है यहां से लेके यहां तक का हेड स्मॉल h है। अब अलग अलग बिंदुओं पे प्रेशर की बात करें, इस बिंदु पे A पे अगर हम प्रेशर की बात करें तो एलिवेशन हेड L है, यहां से यहां तक की ऊंचाई L है, और प्रेशर हेड H1 है, उसके ऊपर पानी का जो हेड है वो H1 है। जैसे जैसे बहाव होगा ये हेड लॉस होता जाएगा, और यहाँ पे आके एनर्जी हम मान रहे हैं कि 0 हो जाएगी। अगर C पॉइंट पे बात करें तो इसका डाटम ये इसी बिंदु पर है, इसलिए एलिवेशन हेड 0 होगा। प्रेशर हेड मैंने माना कि टोटल लॉस हो गया, प्रेशर हेड 0 हो गया और टोटल हेड 0 हो जाएगा। यहाँ अगर हम टोटल हेड H की बात करें तो H इज इक्वल टू L प्लस H1 होगा, और ये स्मॉल h1 के बराबर होगा। L प्लस H1 इज इक्वल टू स्मॉल h। अगर हम बीच में इस B बिंदु की बात करें तो यहां तक हम हाफ L तक आ गए, तो यहाँ पे जो डाटम हेड होगा, वो पोटेंशियल हेड होगा, वो 0.5H होगा। यहां तक इसका हाफ हेड लॉस हो गया, H1 का 50% लॉस हो गया, तो 50% लॉस मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी अब हमारे पास बचेगी वो 0.5H होगी। इस तरह से हमारे हेड लगातार घटते जाएंगे। इसमें हम कुछ चीजें और मानते हैं। अगर हम बिंदु A पे देखें तो इस लेवल पे कहीं भी जाएंगे तो टोटल एनर्जी हमारी H1 ही होगी, टोटल हेड हमारा H1 ही होगा, प्रेशर हेड। या टोटल हेड की बात करें तो टोटल हेड हमारा H होगा, स्मॉल h। तो टोटल हेड H यहाँ पे हर जगह है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, यानी ये लाइन समान शीर्ष के बिंदुओं को मिला रही है, इसलिए इसे हम समविभव रेखा या इक्विपोटेंशियल लाइन कहेंगे। उसी तरह से C के साथ के सभी बिंदुओं पर प्रेशर है, एनर्जी हेड 0 होगा, टोटल हेड 0 होगा, और ये लाइन समान एनर्जी लेवल को मिला रही है, तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो हर एक बिंदु पर हेड H/2 होगा,
0.5h होगा। और ये सभी बिंदु समान ऊर्जा वाले हैं, समान हेड वाले हैं, समान शीर्ष वाले हैं, तो ये लाइन भी इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएगी। यानी समान शीर्ष के बिंदुओं को मिलाने वाली, समान टोटल ऊर्जा के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इक्विपोटेंशियल लाइन हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम यहाँ देखें और एक पॉइंट कंसीडर करें, एक बिंदु को माने, काल्पनिक पार्टिकल को लें और ये इस रास्ते से यहाँ तक आ रहा है, तो इसका ये जो रास्ता है, एक और पार्टिकल लें, उसके नीचे आने का ये रास्ता है, ये रास्ता जो काल्पनिक रास्ते हैं जिनके थ्रू फ्लो हो रहा है, एक कण ऊपर से नीचे तक आ रहा है, तो ये रास्ते हमारे फ्लो लाइन कहलाएंगे। हम इन्हें विस्तार से देखते हैं। विस्तार से देखने के पहले हम लाप्लास समीकरण के बारे में बात करेंगे। इसमें हमने दो चीजें देखी हैं अभी। हमारे प्रवाह में इक्विपोटेंशियल लाइन है और फ्लो लाइन है। इन दोनों लाइनों को लेके बाउंड्री कंडीशंस के आधार पर अगर समीकरण को हल करना है तो वो लाप्लास समीकरण द्वारा हो पाएगा। लाप्लास ने इस अध्ययन में कुछ मान्यताएं मानी थी, कुछ एजम्पशंस माने थे। पहला एजम्पशन उन्होंने माना है कि हमारा प्रवाह 2 डायमेंशनल फ्लो होगा। दूसरा, हमारा जल और सॉइल दोनों इनकम्प्रेसिबल होंगे, असंपीड्य होंगे। मृदा समांगीय होगी, होमोजीनियस होगी, और सॉइल की प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में एक जैसी होंगी, गुण सभी दिशाओं में समान होंगे, और ये चीज क्या कहलाती है? आइसोट्रोपिक। तो सॉइल होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है। मृदा पूरी तरह से सैचुरेटेड है। बहाव की स्थिति स्टडी स्टेट ऑफ फ्लो है, यानी समान प्रवाह की स्थिति है, और प्रवाह समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। प्रवाह समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। समान प्रवाह की स्थिति है और प्रवाह समय के साथ साथ नहीं बदल रहा है। डार्सी के नियम, ये हमारी लाप्लास के समीकरण के संबंध में मान्यताएं थी। फ्लो नेट क्या होता है? फ्लो नेट के दो मुख्य भाग हैं। पहला भाग है फ्लो लाइन या प्रवाह रेखाएं, दूसरा भाग है समविभव रेखा या इक्विपोटेंशियल लाइन। इनको मिलाकर हम प्रवाह नलिका और क्षेत्र के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। प्रवाह रेखा, ये परिभाषा हमें याद रखनी है। जब मृदा में जल का बहाव हो रहा हो तो बहाव में जल के किसी कण के बहाव के पथ को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखा को बहाव रेखा, प्रवाह रेखा या फ्लो लाइन कहते हैं। यानी पानी में प्रवाह हो रहा है तो एक कण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिस रास्ते को फॉलो करता है, जो पथ लेता है, वो काल्पनिक रेखा फ्लो लाइन कहलाती है। ये काल्पनिक है। समविभव रेखा, जब मृदा में बहाव हो रहा हो तो समान कुल शीर्ष यानी टोटल हेड के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम समविभव रेखा या इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं। हम इसमें देख लेते हैं, एक बांध है। बांध में एक तरफ पानी का स्तर कैपिटल H के बराबर है, दूसरी तरफ स्मॉल h के बराबर है, और इनका डिफरेंस ये हेड लॉस कहलाएगा। ये एक कण था जो दूसरी तरफ जाने के लिए इस रास्ते से जा रहा था। ये एक पार्टिकल था, काल्पनिक रास्ता इसका ये है, जिससे ये दूसरे तरफ पहुंच रहा है, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। या एक कण यहां था जो दूसरी तरफ जाने के लिए इस रास्ते को फॉलो कर रहा है। तो ये काल्पनिक रास्ते 1, 2, 3 और के रूप में जो दिखाए गए हैं, ये काल्पनिक रास्ते हमारी फ्लो लाइन कहलाएंगे। डेल्टा H/8 है। ये सारे वो बिंदु हैं जहां पर शीर्ष 7 डेल्टा H/8 है। तो ये समान शीर्ष के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, इसलिए ये नीली रेखा इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएगी।
सारी नीली रेखाएं इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएंगी। इनके बीच में समान रूप से हेड का लॉस होता है, इनके बीच में शीर्ष की हानियां समान होती हैं। जैसे यहाँ पे जो हेड होगा डेल्टा एच बाई 8 होगा, यहाँ पे 2 डेल्टा एच बाई 8 होगा। इसी तरह से ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सम विभव रेखाएं और इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएंगे। एक चीज और है, प्रत्येक फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री पर काटती है। हर एक इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में, हर एक दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में समान रूप से शीर्ष की हानि होती है। ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। हम एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें भी ये हमारा H लेवल है, ये हम A मान लेते हैं, तो H इज इक्वल टू H माइनस A। इतनी शीर्ष की हानि हो रही है। ये जो समान विभव वाली लाइनों को मिला रहे हैं समविभव रेखा है। ये भी हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये और ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। और ये फ्लो की डायरेक्शन, फ्लो एक कोई कण अगर यहाँ हो तो वो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा ये बता रहे हैं। तो ये हमारी फ्लो लाइन है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये हमने उसी तरह का देखा है। इसमें ये हमारी सारी की सारी लाइनें दिखा रही हैं कि प्रवाह किस तरह से होगा। तो ये फ्लो लाइंस हैं और ये विभव की गिरावट या शीर्ष की हानियां दिखा रहे हैं। तो ये हमारी इक्विपोटेंशियल लाइंस होंगे। प्रवाह संजाल या फ्लो नेट प्रवाह रेखा और समविभव रेखाओं से मिलाकर बने हुए जाल को प्रवाह संजाल या फ्लो नेट कहते हैं। फ्लो नेट के बाद में प्रवाह नलिका या फ्लो चैनल, दो लगातार प्रवाह रेखाओं के बीच के भाग को फ्लो चैनल या प्रवाह नलिका कहते हैं। ध्यान रखना है कि प्रवाह संजाल या फ्लो नेट में प्रत्येक फ्लो चैनल से इक्वल डिस्चार्ज होगा, समान विसर्जन होगा। दो लगातार प्रवाह रेखाओं के बीच के भाग को फ्लो चैनल कहते हैं और प्रत्येक फ्लो चैनल से इक्वल डिस्चार्ज होगा। यहां पे हम देखते हैं, ये एक फ्लो लाइन है, ये दूसरी फ्लो लाइन है। इनके बीच का ये हिस्सा फ्लो चैनल है, ये हिस्सा फ्लो चैनल कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम दूसरे बार बात करें तो एक फ्लो लाइन ये है, दूसरी फ्लो लाइन ये है, इनके बीच का ये हिस्सा फ्लो चैनल कहलाएगा। यानी ये दो अलग अलग फ्लो चैनल हो गए। लेकिन जितना विसर्जन यहाँ पे होगा उतना ही विसर्जन यहाँ पर भी होगा। जितनी पानी की क्वांटिटी पर सेकंड इस चैनल में से, इस नलिका में से निकलेगी, उतनी ही पानी की क्वांटिटी पर सेकंड इस नलिका में से निकलेगी। निश्चित रूप से ये नलिका छोटी है तो इसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये नलिका बड़ी है, ये फ्लो चैनल बड़ा है, इसमें वेलोसिटी कम होगी। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो अभी हमने फ्लो चैनल के बारे में देख लिया। अब हमें अगली चीज देखनी है फील्ड के बारे में। दो लगातार समविभव रेखा और दो लगातार प्रवाह रेखाओं के बीच के क्षेत्र को फील्ड कहते हैं। स्पेस बिटवीन two consecutive equipotential line and two consecutive flow line is called field। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहां देख लेते हैं। यहां पे हम अगर देखें तो हम देखते हैं कि हमारी एक फ्लो लाइन ये है, दूसरी फ्लो लाइन ये है
एक इक्विपोटेंशियल लाइन ये है, दूसरी इक्विपोटेंशियल लाइन ये है। तो दो लगातार फ्लो लाइन और दो लगातार इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच के हिस्से को हम फील्ड कह देते हैं। तो ये फील्ड होगा। इस फील्ड की डायमेंशन जितनी ज्यादा होगी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट उतना कम होगा, और इस फील्ड की डायमेंशन जितनी कम होगी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट उतना ज्यादा होगा। इसके बारे में हम विस्तार से प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। यहां पे अगर हम देखें तो दो लगातार समविभव रेखा और दो लगातार प्रवाह रेखाओं के बीच के हिस्से को हम फील्ड कहते हैं। तो अभी हमने फ्लो नेट के प्रवाह संजाल के भागों के बारे में पढ़ लिया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्लो नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फ्लो नेट के यूज क्या हैं, और फैराटिक लाइन क्या होती है, और डैम की स्टेबिलिटी के लिए या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या क्या समझना आवश्यक है। धन्यवाद।